हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ योर एसएसटी पीवाईक्यू सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 17, 18 एंड 19 के क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। चैप्टर 17 जो कि है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, यहाँ से 2022 में एक ये क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का। व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्टेंसी शो? दैट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या पता चलता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एक मेजर है जिसके थ्रू हम लोग एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स कोई भी एक पर्सन जो एक कंट्री में सर्वाइव कर सकता है उसको मेजर किया जाता है। नाउ हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जनरली उस पर्टिकुलर कंट्री के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या सर्विसेज हैं, जो न्यूट्रिशन है और लिविंग कंडीशंस हैं वो बेटर हैं। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, व्हाट एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव द एजुकेशन ऑफ विमेन, राइट योर थॉट्स। तो विमेन के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन से एफर्ट्स किए जाने चाहिए और उसके बारे में आपको अपने थॉट्स लिखने हैं। अब ये वाले क्वेश्चन क्योंकि ये 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट सफिशिएंट है। तब यहाँ पे है आप लिख सकते हैं फॉलोइंग एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव द एजुकेशन ऑफ विमेन। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन विलेज एरियाज, प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, बिल्ड मोर स्कूल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज़। उसके अलावा एंश्योर सेफ एंड सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट फॉर गर्ल और एम्प्लॉय ट्रेन टीचर्स टू सपोर्ट एंड एनकरेज फीमेल स्टूडेंट्स। ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो सफिशिएंट रहेंगे, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स दी हूँ ताकि इनमें से कोई भी 4 जो आपको सही लगे वो आप याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स एंड फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ विमेन एजुकेशन शुड बी एडवर्टाइज, यानी कि विमेंस एजुकेशन या फिर गर्ल्स एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया जाना चाहिए। एंड ऑफर वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स। तो ये इतने पॉइंट्स हैं, इनमें से आप एनी 4 पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लीजिएगा। मेरा सजेशन है 5 याद कीजिएगा कम से कम, ताकि अगर आप एक भूल भी जाते हो तो कम से कम 4 तो वहाँ लिख कर आ ही सकते हो। देन उसके बाद अब क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो ऑब्वियस है कि यहाँ से और करके एक और क्वेश्चन तो आएगा ही। तो इसमें पूछा था राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ इंडिया कैन बी डेवलप्ड, इंडिया को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है 4 मार्क्स का। अब ऐसे आप लोग को पता ही है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहते हैं वहाँ पे वर्ड लिमिट रहता है 75 वर्ड्स का। तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि इंडिया को डेवलप किया जा सकता है बाय इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स यूथ। जो यूथ हैं उनके लिए कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए, और बाकी एजेस में मतलब कि उससे बिलो एज में जब थे तब उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए। देन हेल्थ केयर जो भी सर्विसेज रहते हैं ना उन सब में इन्वेस्ट किया जाए ताकि पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी रहे, और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा बनाए जाएँ ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको भी एक बूस्ट मिले। देन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि जो भी क्रिएटर्स हैं ना उनको यहाँ पे एक तरह से हेल्प मिलेगा, और जो न्यू इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हो रही हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। देन फार्मर्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहिए ताकि फूड सिक्योरिटी भी इन्हेंस हो जाए। फाइनली क्लीन एनर्जी सोर्सेस को भी यहाँ पे एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि क्लीन एनर्जी सोर्सेस रहेंगे तो इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और जो हमारा फ्यूचर है वो सस्टेनेबल रहेगा। और ये सारे एफर्ट्स एक साथ मिलकर के एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडिया के लिए ला सकते हैं। देन यहाँ पे 2022 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 23 में आपसे 2 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चंस आए हैं। 2 नहीं, मतलब एक्चुअल में ये डिफरेंट सेट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आया था तो उस बेसिस पे है। तो एक में आपसे पूछा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने, और एक में व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, या फिर व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री। किसी भी एक कंट्री के लिए इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, या फिर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब कैसे आप मेजर कर सकते हो किसी भी जगह पे कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए मेन इंडिसेस जो हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, तो इसलिए अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इन पॉइंट्स को मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखी हूँ। क्या क्या है मेन इंडिसेस, क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पर कैपिटा इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ सर्विसेज। तो 2 मार्क्स है तो आप ऐसे वर्ड्स में लिख दिए, और यही अगर ज़्यादा मार्क्स का आता तो आप इन्हीं पॉइंट इसी को ही पॉइंट वाइज लिख करके थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर देते। देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो यहाँ पे डेफिनेशन पूछा था उसमें आप लिख सकते हैं इट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, अब जैसे कि 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का एक टेन्योर होता है जिसको कि फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं,
तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोडक्शन हुआ है किसी भी कंट्री में, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन आप ज़रूर याद करना। देन उसके बाद 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। एंड उसके बाद फिर ये 2 मार्क का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये सेट वाइज डिवाइडेड है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेफिनेशन आपको याद करना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन करेंट हेल्थ, लिविंग कंडीशंस एंड एक्सेस टू मेडिकल केयर, जो हम लोग पहले भी देखे थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो भी एक एवरेज पर्सन जो है वो एवरेज कितने नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो सर्वाइव कर सकता है डिपेंडिंग अबाउट हिज करेंट हेल्थ कंडीशंस, और जो भी वहाँ की लिविंग कंडीशंस है और मेडिकल केयर वहाँ पे कितना अवेलेबल है, ये सारा चीज़। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ये क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से भी है एंड एक और लेसन में हम लोग इससे पहले भी इसको देखे हैं। आई थिंक ये चैप्टर 5 में था। तो दोनों में से कहीं से भी आए, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक डेफिनेशन आपको याद करना है एंड दोनों में से किसी भी लेसन से आता है, आप सेम डेफिनेशन को वहाँ पे लिख सकते हो। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है इस टर्म से कि पॉवर्टी कैसे रिड्यूस किया जाए। तो गवर्नमेंट के वो सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, जॉब्स क्रिएट करना, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, और एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उनको सब लोगों तक पहुंचाना, मतलब हर किसी का प्रॉपर उस पर एक्सेस रहे। उसके बाद फार्मर्स को सपोर्ट करना थ्रू सब्सिडीज़ एंड असिस्टेंस। ये सारी चीज़ें जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने चाहिए। देन उसके बाद में ये वाले लेसन से आपका कंप्लीट हो गया, मतलब चैप्टर 17 से। अब इतने टॉपिक्स जो थे, मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको तो आप पढ़ेंगे ही। अब इसके साथ में मेरे साइड से 2 टॉपिक और। पहला रहेगा डेवलपमेंट का डेफिनेशन। मेरे साइड से आप ज़रूर इसको याद करके जाइएगा, 2 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है, डेवलपमेंट का डेफिनेशन। एंड इसके अलावा आपको एक याद करना है एम्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विलेज। किसी भी विलेज के डेवलपमेंट का क्या एम होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। एम ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ है, आपको जिस टॉपिक से मिल जाए आप वैसे करके उसको याद कर लीजिएगा। तो चैप्टर 17 जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। देन चैप्टर 18 जो है मनी एंड क्रेडिट। अब इस लेसन से 2022 में 2 मार्क का ये क्वेश्चन आया है, बिफोर कॉइन्स व्हाट वर यूज्ड इन ट्रेड। ट्रेड में कॉइन जो है उसका इन्वेंशन बोल सकते हैं, वो होने से पहले क्या यूज़ किया जाता था। तो कॉइन से पहले ट्रेडिंग के लिए बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, जहाँ पे लोग क्या करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फार्मर जो है वो ग्रेन्स को ट्रेड कर सकता है एक ब्लैक स्मिथ से। अगर उसको टूल्स खरीदने हैं ना, तो आप जनरली क्या करते हो, आप पैसे देते हो और टूल्स ले लेते हो। तो ये यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको ग्रेन्स दे सकता है और ग्रेन्स के बदले वो टूल्स ले सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो कमोडिटीज़ हैं, मतलब डायरेक्टली जो गुड्स थे या फिर जो भी सर्विस है, वो डायरेक्ट यहाँ पे एक्सचेंज होता था कॉइन के डिस्कवरी से पहले। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आया है 5 मार्क का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड अ लोन, लोन का डेफिनेशन। एंड उसके बाद में वाई आर सम कंडीशंस लाइक इंटरेस्ट रेट, टाइम, गारंटर, मॉर्टगेज एक्सेट्रा एसेंशियल फॉर लोन, एक्सप्लेन। तो आंसर में क्या लिख सकते हैं कि लोन क्या है, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है जो कि एक पार्टी यानी कि बोरोअर जो लेता है दूसरे पार्टी से। अब टिपिकली ये जो सेकंड पार्टी है जो लोन दे रहा है, वो क्या हो सकता है, बैंक हो सकता है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। और साथ ही में एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में कि वो इस लोन को रीपे करेगा ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली विथ इंटरेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर की लोन जो होते हैं वो इंटरेस्ट पे ही मिलते हैं ना। तो ये यहाँ पे दिया है कि एक एग्रीमेंट साइन होगा कि वो इस लोन का जितना भी अमाउंट है उसमें कुछ इंटरेस्ट के साथ उसको एक स्पेसिफिक पीरियड में रीपे करेगा। ये हो गया लोन ना। उसके बाद वेरियस कंडीशंस जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं वो क्यों एसेंशियल है वो पूछा है। तो इंटरेस्ट रेट क्यों एसेंशियल है, ताकि इंश्योर हो सके कि जो लेंडर है वो मनी जो है वो लेंड कर रहा है उसको, तो उसको उसमें कुछ अर्निंग हो। उसके बाद टाइम पीरियड क्यों मेंशन रहता है, ताकि एक डेडलाइन रहे फॉर द रीपेमेंट, जिसकी वजह से दोनों ही साइड के जो पार्टीज हैं दोनों को ही मतलब रहे, एक टाइम पीरियड रहेगा तो जो लिया है उसको भी श्योरिटी रहेगा कि मेरे को इतने टाइम के बाद देना है, और जो दिया है उसको भी श्योरिटी रहेगा कि इतने के टाइम के बाद वो मेरे को पे करेगा। देन गारंटी, गारंटी का ज़रूरत इसलिए है ताकि जो लेंडर है वो बोरोअर को क्या कर सके, यहाँ पे मतलब बोरोअर जो रीपे करे उस चीज़ का एक गारंटी तो होना चाहिए ना, श्योर रहे लेंडर उसको देने से पहले। लेंडर मतलब जो दे रहा है और बोरोअर मतलब जो
क्या उससे ले रहा है लोन। देन मॉर्टगेज, अब ये कोई भी एक फिक्स डिपॉजिट या हाउस या प्रॉपर्टी रहता है जिसको कि सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है, यानी कि अगर जो बोरोअर है अगर वो पे कर नहीं पाया लोन, ठीक है, पे नहीं कर पाया, उस केस में लेंडर जो है वो इस पर्टिकुलर मॉर्टगेज को यानी कि एफडी या हाउस या प्रॉपर्टी को सेल करके अपना दिया हुआ जो मनी है वो वापस ले सकता है। देन उसके बाद इसमें अब क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो और करके सेकंड क्वेश्चन आया था, इफ़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द करेंसी या फिर मनी एंड क्रेडिट। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रखे तो करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अगर रेगुलेट नहीं करता है कमर्शियल बैंक्स को तो बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है वो यहाँ पे अराइज होंगे। जैसे कि जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, इट वुड लाइकली बिकम अवेलेबल ओनली टू द वेल्दियर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लीविंग एग्रीकल्चरल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो क्या होगा कि जो क्रेडिट है वो अवेलेबल रहेगा, किसके लिए, क्रेडिट मतलब लोन ही आप बोल सकते हो, ये अवेलेबल रहेगा वेल्दियर सेक्शन के लिए, सोसाइटी में जो वेल्दी लोग हैं उन लोग के लिए। और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आते हैं या फिर अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। एडिशनली जो बैंक्स हैं वो एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज कर सकते हैं और लोन्स जो है वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा इस वजह से बहुत सारे लोगों के लिए। एंड देयर वुड बी lack of transparency in cases of loan defaults and non-payments of interest leading to confusion, mistrust among borrowers। तो इससे और क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगर कहीं पे कोई इंटरेस्ट वगैरह अगर पे नहीं कर रहा है तो या फिर ये बोल सकते हो कि बोरोअर्स और जो लेंडर्स होंगे उन लोग के बीच में कन्फ्यूजन और ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो सकता है। और इस वजह से जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको यहाँ पे कंट्रोल और रेगुलेशन जो है वो बनाए रखना चाहिए ताकि नेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहे और फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी जो है वो हर किसी को मिले और इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पूरे ही सेक्टर्स में देखने के लिए मिले। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर ही ग्रो हो रहा है एंड बाकी जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर लिखे थे ना तो वो यहाँ पे पीछे रह जाए और बाकी सेक्टर्स ग्रो कर जाएं। तो इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल रखना चाहिए। अब ये हो गया 2022 का। 2023 में आया है यहाँ से क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट और एक और टाइप का अकाउंट आपके बुक में दिया है, वो सारे ही अकाउंट्स को आपको मतलब कि फिक्स डिपॉजिट ये सब है, इन सबको आपको डिटेल मतलब एक एक शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन तो एटलीस्ट पढ़ के ही जाना कि तीनों अकाउंट में क्या डिफरेंस है, कौन कैसा होता है। तो करेंट अकाउंट जो है वो एक ऐसा अकाउंट होता है बैंक का जहाँ पे यूजुअली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं और यहाँ पे कस्टमर डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं कैश अमाउंट एवरी डे। देन इसके बाद में हाउ इज़ कैशलेस परचेज डन। तो कैशलेस परचेज कैसे किया जाता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू, जैसे कि डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करके, मोबाइल वॉलेट का यूज़ करके, चेक के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या फिर बैंक ट्रांसफ़र डायरेक्टली, ये सारे हो जाएंगे। देन उसके बाद एक क्वेश्चन अब 2024 से आया है, मतलब 2024 में आया है, वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन कि अगर वो कमर्शियल बैंक्स पे कंट्रोल ना करे तो कंट्री के करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में आया था, देन 22 में आया था एंड देन 24 में आया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग डील कर लेना, मतलब याद कर लेना अच्छे से। देन उसके बाद में ये लोन वाला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ लोन, और ये सारे जो टर्म्स थे वो क्यों एसेंशियल होते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था 2018 का जो 22 में आया एंड देन 24 में। इतने टॉपिक्स के अलावा आपको चैप्टर 18 से पढ़ना है टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो मैं आपको पहले भी बोली कि कितने टाइप के अकाउंट हैं उन सबको आपको पढ़ना है। एंड इसके अलावा आपको एक टॉपिक और पढ़ना है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो चैप्टर 18 जो है वो आपका सफिशिएंट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा पूरा एग्जाम के लिए। देन आते हैं चैप्टर 19 से जो कि है गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन। यहाँ पे 2022 में क्वेश्चन पूछा है, विल इट बी राइट टू टेक इक्वल इनकम टैक्स फ्रॉम एवरी पर्सन। 2 मार्क्स का। तो हर एक इंसान से इक्वल इनकम टैक्स टैक्स लेना सही है कि नहीं। तो नो, इट विल नॉट बी राइट। अब क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न आप क्या लिखोगे कि इक्वल टैक्स जो है वो इग्नोर करता है इकोनॉमिक डिफरेंसेस को। हर कोई एक जैसा तो अर्निंग नहीं करता है, तो एक जैसा टैक्स कैसे दे सकता है, इसके वजह से लो इनकम ग्रुप्स जो होंगे उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा जो कि अनफेयर होगा। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है
वो फेयर रहता है, क्योंकि टैक्स रेट्स जो है वो एडजस्ट रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। देन एक और क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स का, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कलेक्ट करने का करेक्ट प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा द करेक्ट प्रोसेस टू कलेक्ट इनकम टैक्स इंक्लूड्स फाइंडिंग आउट पर्सनस इनकम। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इंसान का इनकम कितना है वो पता करें। उसके बाद यूजिंग राइट टैक्स रेट बेस्ड ऑन हाउ मच दे अर्न, यानी कि वो कितना अर्निंग करते हैं उसके बेसिस पे एक फिक्स रेट उनसे लिया जाए। और देन कलेक्टिंग द इनकम टैक्स थ्रू डिडक्शंस और डायरेक्ट पेमेंट्स। उसके बाद जितना आपके इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जितना परसेंट उनका आ रहा है उतना उनके अकाउंट से या फिर जैसे भी डिडक्ट कर लिया जाए। कितने क्वेश्चन हुए 2022 के। देन 23 में यहाँ पे पूछा है 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। एक तो जीएसटी का डेफिनेशन है, मैं आपको पहले भी बोली आपको याद करना है। तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है? इंडिया जो है वो अप्लाई करता है ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर देता है बाय क्रिएटिंग अ सिंगल और सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो ईजी हो गया है। देन यहाँ पे आया है डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स। तो जो इनकम टैक्स है वो किसी भी पर्सन के अर्निंग पे लगता है, वहीं पे प्रोडक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सेल हो रहे हैं या प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर लगता है। देन टाइप्स ऑफ टैक्स पूछा है, एनी 2 टाइप्स। तो ये सबसे इजी टाइप रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट जो है उनको डायरेक्टली पे किया जाता है थ्रू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस लाइक इनकम टैक्स। ये इसका एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का, कौन सा? इनकम टैक्स। देन उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये वो टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि जीएसटी या फिर सेल्स टैक्स। ये 3 डिफरेंट सेट में 2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आया था। देन 2024 में व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स। तो इम्पोर्ट टैक्स क्या होता है? ये गुड्स पे लगाए जाते हैं जो कि किसी भी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। इम्पोर्ट मतलब अंदर लेकर आ रहे हैं, कंट्री के अंदर ला रहे हैं बाहर से कहीं से, जिसके वजह से जो प्राइस है वो रेज़ हो जाता है टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेसेस। और उसके बाद एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो उन गुड्स पर लगता है जो कि बाहर भेजा जा रहा है। एक्सपोर्ट मतलब आपकी कंट्री से बाहर भेजा जा रहा है। तो इसका एम क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू है वो थोड़ा सा इसके थ्रू भी जनरेट किया जाए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2020 के बाद में, यहाँ पे 24 में ये रिपीट हुआ था। देन एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज बजट इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड व्हाई आर टैक्सेस डिस्कस्ड इन द बजट। किसी भी गवर्नमेंट के लिए बजट क्यों इंपॉर्टेंट होता है और बजट में टैक्स का डिस्कशन क्यों होता है? ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिखेंगे कि बजट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को प्लान कर सके और रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके। और टैक्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है टू आउटलाइन द रेवेन्यू सोर्सेज नीडेड टू फंड पब्लिक सर्विसेज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 24 में भी आया है। तो यहाँ से आपको पैटर्न वाइज समझ आया होगा कि चैप्टर 19 से 2 मार्क का क्वेश्चन ही रिपीटेडली आ रहा है, इससे ज़्यादा का यहाँ से पूछा नहीं जाता है। तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करो कि आपसे शॉर्ट आंसर्स बन जाए इस लेसन के। अब मतलब चैप्टर 19 के अब इतने क्वेश्चंस को तो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट ही तो है। इनके अलावा 2 टॉपिक और है, मतलब डेफिनेशन ही याद करना है आपको। एक तो वैट का, VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, इसका आपको डेफिनेशन याद करना है। एंड इसके अलावा एक डेफिनेशन आपको याद करना है बजट का। तो ये 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा रहेगा इतने क्वेश्चंस के अलावा, जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना है। एंड देन आपका ये जो लेसन है चैप्टर 19, ये भी पूरा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको चैप्टर 17, 18 एंड 19 से क्या क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चैप्टर 20 के क्वेश्चंस को डील करेंगे। वो वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the telegram link given in description.